Good evening, everyone. How are all of you today? Today I will be in conversation with Gurudev G.D. Vashish Ji, who is a renowned astrologer and also a Lal Kitab expert. I have received a lot of requests to do this live discussion in Hindi. So it's going to be more in Hindi than in English today. If you have any questions on astrology that you want to ask, then well, here is your chance. I know a lot of you are interested in astrology, and I share the same interest and passion. How much does it dictate one's life? How much can it dictate one's life? That is the purpose of today's live discussion with Vashish Ji. He shall join us shortly. Okay, he's here. We're just waiting for Vashish Ji. Pranam Vashish Ji. खुश है बेटा, सुखी रहो, खुश है दाता, सदा सुखी रहो। आप कैसे हैं? Thank you. वशिष्ठ जी, सबसे पहले जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ग्रहों के बारे में, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथ बने हुए हैं अभी, शायद वो वाला साइड वगैरह, उनको लिए मैं बस एक बार वशिष्ठ जी का इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ कि वशिष्ठ जी हम सब जानते हैं बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, लाल किताब के एक्सपर्ट हैं। ये काफी टेलीविजन चैनल्स पर उन्होंने काफी इंटरव्यूज भी दिए हैं, सब इनको जानते हैं। तो मेरी आज कोशिश यही रहेगी वशिष्ठ जी कि मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी और हम सब के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये मेरी कोशिश है आज की इस लाइव डिस्कशन से। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम सब 9 ग्रह के बारे में जानते हैं कि हम सबको 9 ग्रह रूल करते हैं, लेकिन इनमें से वो एक ग्रह कौन सा है जो हम सबको अपनी उंगली में नचाता है? निकिता, ये इतना बड़ा विज्ञान है जी, और इतना गहरा विज्ञान है कि यही रीजन है कि एस्ट्रोलॉजी तो पूरे वर्ल्ड में मिलती है, एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलता। सही बात। रियलिटी में है क्या कि हर ग्रह किसी न किसी की कुंडली के अंदर कोई खास जगह बना करके बैठा होता है, लेकिन कोई एक खास ग्रह होता है जो इंसान के दिमाग, उसके कर्म, उसके दिल की भावनाएं, इन सबको हैंडल करता है, और हम लोग उसे बोलते हैं भाग्य का ग्रह। जी, समझ गए? और यही अगर कोई निकाल ले कोई एस्ट्रोलॉजर, तो इंसान की 80% लाइफ प्रेडिक्ट कर देता है। अच्छा। और यही एक निकालना सबसे टफ काम है, ये सबसे टफ टास्क है। ये जो सीख जाए उसके लिए ये 1 सेकंड का काम है। और खास तौर पे आज का जो युग है जिसके अंदर सारी कैलकुलेशन एक कंप्यूटर कर देता है, तो ये 1 सेकंड का ही काम है जी। लेकिन है क्या, एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आते ही इंसान जो सामने दिखाने आया है उसकी तो उम्मीदें पूरी जाग जाती है कि बस अब कोई चमत्कार होगा और मेरे को ऐसी बातें बताई जाएंगी और ऐसी चीजें बताई जाएंगी कि बस इसके बाद मेरी जिंदगी खुशहाल, सब बढ़िया। जी।
लेकिन अगर वो सही जगह पे नहीं है तो उसके जाते ही ना एस्ट्रोलॉजर ये पूछता है, अच्छा ये बताइए आप क्यों आए। हम्म। ये प्रॉब्लम होती है। जी। ये कहाँ पे होता है? ये वहां पर होता है जिनको यही नहीं पता कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसको रूल करने वाला ग्रह कौन सा है। हम्म। वो आपसे ये सवाल पूछता है। और जबकि जिसको ये पता होता है, जिसकी एस्ट्रोलॉजी वाकई में काबिले तारीफ हो चुकी है और वो एस्ट्रोलॉजी में जा चुका है, वो आपको बैठते ही आपको ये बताना शुरू करता है कि आप क्यों कुंडली दिखाने आए हैं। और वो जब आपको बोलने लगता है, जब आपको बताने लगता है आपकी ये मानसिकता है, इस वक्त में आप इस तरह के हालात में फंसे हुए हैं, इस वक्त आपके साथ में घर में ये हालात है, दुनिया में ये हालात है, जी। फिजिकली और मेंटली ये है, तो जी। सामने वाला इन बातों के पार एक शब्द नहीं सोच पाता हम्म। और इंसान की अपॉइंटमेंट 5 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में क्लोज हो जाती है। बस बस, 10 मिनट। ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जब आपको रियल फैक्ट आपकी लाइफ के बताने वाला सामने बैठा है, तो आप उससे फालतू सवाल कर कहां से लोगे? उसने तो पहले ही आपको आपकी समस्याओं के बीच में डाल दिया, आपकी खासियतों के बीच में डाल दिया, तो आप फालतू दिमाग कहां लेकर के जाओगे? जी। लेकिन जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, ऐसे गुरुओं के पास जब कोई क्लाइंट आता है, तो बेटा वो कम से कम आधा घंटा और ज्यादा ज्यादा 2.5 घंटे तक भी अपनी कुंडली डिस्कस करके आता है। और जबकि निकिता, कुंडली का डिसीजन कैसा भी बड़ा हो, कितने भी आपके सवाल हो, 10 जी। मिनट से ऊपर के सवाल आप कर ही नहीं सकते और 10 मिनट के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। अब 9 ग्रह हैं, 9 में से कोई भी हैंडल कर सकता है। अब जैसे मैं हूं, जी। मेरा जो मेजर ग्रह है वो बृहस्पति है, उसको सपोर्ट कर रहा है शनि। यही जी। रीजन है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। ठीक है। जी। तुम तुम जिस तरह के काम में हो रजे, पक्की बात है कि ये बुध और शुक्र ने तुम्हें टैकल किया हुआ है, समझिए। जी। इसी तरह से जब किसी की कुंडली के अंदर कोई खास ग्रह बैठ जाता है, आदमी उसी काम के लिए बना होता है और उसी के लिए सोच रहा होता है। अब दुनिया के अंदर तो चोर भी हैं, जी। दुनिया के अंदर डाकू भी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये सारे भी हैं। लेकिन हम्म। ये सब अपनी मर्जी से कोई नहीं बना, अपनी मर्जी से कोई नहीं बना। कई बार, ज्यादातर के साथ ऐसा ही हुआ है कि उनका जिस तरह का दिमाग चल रहा था, उनके पेरेंट्स ने देखा, हम्म। हम्म। उनके टीचर्स ने देखा, देख हम्म। के उसको एक सजेशन दिया कि अगर तू इस साइड जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा। हम्म। जी, वो तो होता है जी। हाँ, ये थी। अब इसमें से सिर्फ 20% ही खुश नसीब लोग निकलते हैं जो वाकई में जिस तरफ जाते हैं उस तरफ कामयाब हो जाते हैं। 80% लोग सिर्फ अपनों के कहने पे गए होते हैं, लेकिन उन अंदर की काबिलियत को नहीं जांचा होता, तो इसलिए उनके फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते अच्छा। हैं। यही रीजन है। और इसीलिए रजय, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलना भी किस्मत की बात है, वरना एस्ट्रोलॉजर तो आपको हर गली में 100 मिल जाएंगे। बात तो आप एक बिल्कुल सही एस्ट्रोलॉजर। कर रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही है। आई कंप्लीटली अग्री विद यू। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है जो आपने कहा कि मतलब मैक्सिमम 10 मिनट चाहिए, इससे ज्यादा तो जरूरत ही नहीं होती। और दूसरी बात जो आपने ये कही कि भाई मेरे सामने जब कोई आके बैठता है उसको बोलने की जरूरत होती नहीं है, आप बिल्कुल खुद ही नहीं। देखकर इमीडिएटली बता देते हो। तो आप ये कह हाँ, रहे हो, मतलब मैंने जो जो आपसे प्रश्न पूछा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर किसी के लिए कोई अलग वो ग्रह होता है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी प्लानिटरी बिल्कुल। पोजीशन क्या है जब उनका जन्म हुआ है। तो मैं एग्जैक्टली। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चलिए, अगर कोई अपना, ज्यादातर लोग तो अपना बर्थ डेट और बर्थ का टाइम जानते हैं, लेकिन मैं खुद कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको नहीं पता, जिनको ये दो डिटेल्स नहीं मालूम है। तो इस इंस्टेंस में वो अपनी लाइफ की प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं और वो अपना हॉरोस्कोप कैसे निकलवा सकते हैं? निकिता, मैंने ना जीडी वशिष्ठ से, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ बनने का सफर बड़ी मुश्किल से पूरा किया है। और ये रीजन
मैंने नहीं अपने आप को गुरुदेव को है, जी जब लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया, जिन्होंने मुझे आजमाया है, जी तो वहां से ये चला। वर्ल्ड वाइड एक भी कंपनी या एक भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है जो ये काम करता हो, लेकिन मेरे यहां जो मैं बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी को मानने वाला आदमी हूं। मैं हम्म 100% साइंस को मानने वाला इंसान हूं, समझ गए। मैंने इन दोनों को जोड़ के एक किया, कंप्यूटर को और साइंस को जी जोड़ के मैंने फिर इसके ऊपर रिसर्चें करी। मेरी अपनी एक रिसर्च टीम है जो सालों से हमारे साथ है। आज की डेट में हम एक बच्चे की कुंडली से किस किस की कुंडली बना सकते हैं, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। उसकी माँ की, उसके पिता की, उसके दादा दादी की, उसके बड़े भाई, उसके छोटे भाई, उसकी बड़ी बहन, उसकी छोटी बहन, उसका चाचा, उसका मामा, उसका नाना, उसकी नानी, उसकी बुआ, जी समझ गए। जी मेरा ख्याल कोई रिश्ता छूटा नहीं। और मैं जो बच्चा बस आज 5 साल की उम्र में है, जी मैं आज ही उसके जीवन साथी की कुंडली बना के उसके हाथ में दे सकता हूं कि ये ले, ये तेरे जीवन साथी की कुंडली, और इसके बाहर तू जी के दिखा दियो। अच्छा मैं आज ही उसके जीवन साथी की कुंडली बना के दे सकता हूं, क्योंकि ये साइंस थी, इसीलिए ये संभव हुआ। हम्म हम्म और अगर ये साइंस ना होती तो रजनी, ये मैं संभव कर ही नहीं सकता था। जी और हमारे यहाँ, मैं तुम्हें बताऊं कि जितनी कुंडलियां डेली बनती हैं, जी आज भी हमारे यहाँ हजारों कुंडलियां बनती है डेली, लेकिन उनमें से ज्यादातर कुंडलियां उनकी आई होती है कि मेरे भांजे की ये कुंडली है, उससे मैंने अपनी बनवानी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। जी मेरे भतीजे या भतीजी की कुंडली है, उससे मैंने ये बनवानी है अपनी, समझ गए। जी इस तरह से कई अपने बच्चों की कुंडली देके माँ बाप की बनवाते हैं, और वो कितने के कामयाब है मैं तुम्हें क्या बताऊं। और उनका विश्वास ऐसा बन गया है कि वो अब पूरे परिवार की बनवाते हैं। हम्म मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ आया कहाँ से, क्योंकि मैं अगर कोई अडॉप्टेड है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमेशा बोलते हैं भाई हमें तो पता नहीं, हमें अपना बर्थ डेट भी नहीं पता, एक दिन आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। और जिन्होंने अडॉप्ट हम्म, किया है फॉर एग्जाम्पल, उनको भी नहीं पता। तो बर्थ हम्म, टाइम तो छोड़ दो, उनको बर्थ डेट भी नहीं पता होता। तो हम्म। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि ऐसे केस में क्या कर सकता है, कोई देखो, हल है? अगर तो वो छोटा है, जी तो जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है उनकी तो डेट ऑफ बर्थ टाइम होगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे हो सकता है। समझे, वहां से निकल सकती है। और अगर वो बड़ा है, जी वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जी ठीक है, वो फिर जिसके साथ शारीरिक संबंध बना चुका है या शादी हो चुकी है, तो उसकी सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ टाइम से इसकी कुंडली निकल आएगी, समझ गए। समझ गई। जी और बहुत इजी है, लेकिन ये इजी उनके लिए जिनको आता है, हम्म और नहीं तो सब बिना इस कला के बैठे हुए हैं, इस विद्या के बिना बैठे ही हुए हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जब हम्म, जब इंसान की मृत्यु होती है तो सोल अपने हम्म, साथ एक कार्मिक बैलेंस लेकर फिर एक दूसरे बॉडी में जन्म लेता है। तो हम्म। जब आप हॉरोस्कोप देखते हैं, तो हम क्या अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं? जब मैं ये ज्योतिष सीख रहा था, तो मेरी उम्र तब लगभग होगी तब 15 साल की उम्र थी, 15-16 साल जी की। तो मेरे गुरुजी के पास, श्री ML सूद जी के पास में कोई क्लाइंट आके बैठे, यहीं इंद्रपुरी दिल्ली की बात है। जी तो मैं वहां पर बैठा हुआ था, मैं बैठा रहता कि भाई जब भी इनको पानी की जरूरत होगी मैं दूंगा, कोई कुंडली पकड़ने को मिल गई तो मैं देख लूंगा, ठीक है। क्योंकि वो नए ड्राइवर गाड़ी तेज चलाते हैं, आपको पता है, बच्चों में वैसे ही जिज्ञासा ज्यादा होती है। जी तो वहां पर एक औरत आई और उसने आकर के पूछा, कहती गुरुजी, कहती मेरे को जिंदगी में इतने दुख मिले हैं, कहती क्या कारण है, मैंने ऐसा क्या किया होगा। कहती इस जीवन में तो मैंने चींटी भी नहीं मारी, कहती हर किसी को कुछ ना कुछ सुख देने की ही कोशिश करी, उसके बावजूद मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं। तो मेरे गुरुजी फौरन बोले,
कहते पिछले जन्म में अगर तू लोगों का दिल दुखाएगी, धोखे देगी और पिछले जन्म के अंदर उनको धोखा देके बर्बाद करेगी, तो उनकी बददुआएं कौन भुगतेगा? कहते इस जन्म में साथ ही लेके आएगी। समझ गया? जी। और अब वो तो पूछ के चलेगी, वो सेटिस्फाई भी हो गई। गुरुजी ने पूरी लंबी चौड़ी उसकी कहानी भी सुना दी। मैंने पूछा, मैं गुरुजी ये कहां से देखते हैं, कैसे पता चलता है? कहते बेटा जन्म कुंडली के कुछ खास घर हैं, इनके अंदर बैठे हुए ग्रह ये तय करते हैं कि इंसान कौन से जन्म से और क्या कर्म करके वापस आया है। समझ गए? और ये जन्म कुंडली का 5वां, 9वां, 12वां घर, ये एक ऐसे घर हैं, ये पिछले जन्म को इंडिकेट करते हैं। दर्शाते हैं। ओके। और इसके अंदर बैठे हुए ग्रहों के हिसाब से ही पता चल जाता है कि इंसान पिछले जन्म से मानसिकता क्या ऐसी लेकर के आया है कि इस जन्म के अंदर उसको किस तरह की मानसिकता भोगनी पड़ेगी और किस मानसिकता के साथ काम करेगा। जी। इसका मैं तुम्हें बताता हूं। गृहस्थ जीवन के अंदर बेवफाई होती है, ठीक है? जी। वो कहां से देखी जाती है? वो जन्म कुंडली के 5वें घर से देखी जाती है, ठीक है? जी। फिर आप बहुत मेहनत करते रहते हो लेकिन सारा ही परिवार दुखी रहता है। कहां से देखा जाता है? जन्म कुंडली के 9वें घर से देखा जाता है। फिर उसके बाद में आप खर्चा कितना कर सकते हो, कितना परमात्मा ने आपको दे रखा है कि आप कितना खर्च कर सकते हो, वो कहां से देखा जाएगा? वो 12वें घर से देखा जाएगा। समझिए? और जी। अगर इन तीनों के अंदर बैठे हुए कॉम्बिनेशन को जोड़ा जाए तो आप उसके पिछले जीवन की पूरी कहानी बना करके सामने वाले को बता सकते हो। आप बता सकते हो कि आप पिछले जन्म में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, डाकू थे, बेवफा थे, अच्छे कर्म करने वाले थे, बुरे कर्म करने वाले थे, लोगों की सेवा करने वाले थे। ठीक है। फिर आपसे अगला ये सवाल है कि क्योंकि आपने इतने दशक बिताए हैं एस्ट्रोलॉजी में, इतने लाखों करोड़ों आपने हॉरोस्कोप्स देखे हैं, जीवन का क्या रहस्य है? निकिता आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जी। तुमने बहुत बचपन से भी सुना होगा, हमारे सारे समाज जानता है कि हमारे यहाँ एक शब्द आता है ऋषि मुनि। जी। वो ऋषि मुनि किसी ना किसी के घर पे पैदा हुए होते हैं, किसी के बच्चे होते हैं। बहुतों ने तो गृहस्थ जीवन भी भोगा है, जी। ठीक है? उसके बाद कई बार वो ब्रह्म ऋषि बनते हैं, बहुत बड़े ऋषि बनते हैं। तुम्हें पता है ब्रह्म ऋषि कौन बनता है? नहीं। मैं बताता हूं कि अगर आप रोड पे से जा रहे हो, अगर कोई इंसान बकरे को काट के या मुर्गे को काट के अपना जीवन चला रहा है ना, जब जी। उस ऋषि मुनि को उसके प्रति दर्द होना बंद हो जाता है और वो काटने वाले को भी दुआ दे रहा होता है बेटा, वो तब ब्रह्म ऋषि बनता है। जब किसी के जीवन के अंदर अच्छा या बुरा कुछ भी घटित हो रहा होता है, वो दोनों ही सीन को देख के जब वो खुश होता है, वो तब ब्रह्म ऋषि बनता है। जब अपने ही लोग उसको धोखा दें या कुछ भी ऐसा करें जो उसको अच्छा ना लगे, उनको फिर भी दुआ देना, बददुआ देने की जी। जगह, जी। जब जिसको जो यहां तक के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है बेटा, वो ब्रह्म ऋषि बनता है। और ये ब्रह्म ऋषि मैं तुम्हें बताऊं, घर पे गृहस्थी में रहते हुए बनना सबसे आसान है। ऐसा क्यों? जंगलों में जाके तपस्या करके बनना सबसे टफ है। हम्म। समझिए? क्योंकि जो गृहस्थी होती है ना, गृहस्थी में अपने होते हैं। जी। जब आपका अड़ोस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार जुड़े हुए होते हैं, जब उनको उनके बड़े से बड़े बुरे कर्म के लिए भी माफ करने सीखने की आदत अपने अंदर जब डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और जब हमें पता होता है कि ये बच्चा चालाकी कर रहा है हम्म। और ये चालाकी की आड़ में गलत काम कर रहा है और इसको मैं रोकूंगा तो ये भड़केगा और ऐसी ऐसी हरकत करेगा, फिर उसको प्यार से डिप्लोमेटिक वे से जो टैकल करना सीख जाता है ना बेटा जो इंसान,
वो बनता है ब्रह्म ऋषि, क्योंकि घर में ये रोज की एक्सरसाइज होती है। समझिए। अब मैं तुम्हें भोलेनाथ के बारे में बताऊं, उनसे बड़ा तो ब्रह्म ऋषि कोई नहीं है। जी जी है ना। जी। अब सुनो, तुम भोलेनाथ को पूजती हो, उनका क्या है, उन्होंने एक खाल पहनी हुई हम्म है अपनी लंगोट की जगह पे, गले में सर्पों की माला है, रुद्राक्ष है, माथे पे उनके चंद्रमा है, सर के मध्य से गंगा मैया निकलती है, एक डमरू है, एक त्रिशूल है, सामने नंदी देव जी भी बैठे हैं। इनका मतलब क्या है? क्या भोलेनाथ ऐसे ही रहे होंगे? हैं? इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में जब अध्यात्म बना तो तब लोग बड़े भोले थे। हम्म। और ये जो, हाँ, जो लिपिकारी है, जो लिखित है, हमारी तब होती ही नहीं थी, जी स्कूल ही नहीं थे। जी। ठीक है, ये थी। अब उन भोले लोगों को समझाने का तरीका ऋषि मुनियों ने ढूंढा। उन्होंने क्या किया, एक भोलेनाथ जी की मूर्ति बनाई या तस्वीर बनाई। अब उनके बारे में उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये जब सागर मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला, भोलेनाथ ने पी लिया, उसे कंठ पे रख लिया। क्या ऐसा जी। संभव है? नहीं संभव, लेकिन एक परमात्मा कर सकता है, मैं मानता हूं। हम्म हम्म। अच्छा ही, भगीरथ जी गंगा लेकर के आए, कहा किसने धरी अपने सर पे, शीश पे? भोलेनाथ जी। है ना। प्राण बचाए चंद्रमा को, उसको स्थान दे दिया मस्तक। लेकिन ये सब कुछ क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। जब कोई एक गृहस्थी के अंदर कोई घर का जब बड़ा होता है ना बेटा, जी वो आदमी का पहनावे का शौक छूट जाता है, क्योंकि उसको अपने बच्चों को पहनाना है, उसकी बहू ने अगर किसी शादी पे जाना है उसके लिए खरीदारी करनी है, अपने बच्चों को समाज के अंदर रो बनाने के लिए अच्छे कपड़े देने हैं, अपने गली मोहल्ले समाज के अंदर मदद करनी है, तो वो आदमी कैसे भी रहे, वो अंगिया में भी रहे, उसकी इज्जत रहेगी, क्योंकि वो इतने जनों को देख रहा है, पाल रहा हम्म। है और उनकी मदद कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में गृहस्थी के अंदर क्या, 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, उनके बच्चे भी आगे, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब एक भाई आया, वो कहता बड़े भाई ने मेरे को बड़ा दुखी कर रखा है, मैं दुकान पे जाता हूँ, फलानी जगह जाता हूँ, मेरी सामने सामने बेइज्जती कर देता है। वो जाके अपनी बीवी को भी बताता है, उसकी बीवी भी फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात निकालती है कि वो कुछ ना कुछ बोल रही होती है। हम्म लेकिन ऐसा बड़ा आदमी क्या करता है, वो भाई जो अपने दूसरे भाई के बारे में बता के गया, वो दूसरे भाई को बुलाता है, कहता है यार तेरे छोटा भाई आया था, बड़ी तारीफ कर रहा था तेरी, वो तो ये कह रहा था कि भैया ने इतना अच्छा बिजनेस कर दिया, इतनी कमाई हो रही है, सब लोग उनको, मतलब कि सब लोगों को बड़े प्यार से बोलते हैं, ये वो है। वो उसको इस तरह से बता देता है। अब क्या, वो सामने वाले के दिमाग में पॉजिटिव थॉट आया कि मेरे भाई ने मेरे बारे में ऐसा बोला, वो अगले दिन उसके साथ जाके व्यवहार अच्छा करने लगा। इधर से बहू ने कुछ बोला कि किसी बच्चे ने गलत किया, पड़ोसी के बच्चे के साथ ही अट्रैक्ट होता हुआ पकड़ा गया। ये सारी बातें उस बड़े को पता होती है। ये होता है बेटा जहर, जो कंठी पे अगर ना रखा ना, अंदर ले हम्म गया तो खुद मर गया, और हम्म। बाहर निकाल दिया तो परिवार के अंदर लड़ाइयां फैला दी। जो भोलेनाथ के गले में सांप है वो कौन है? वो सांप यही हमारे घर के लोग हैं सारे। जो इधर से आता है, इधर से कुछ ना कुछ बोल देता है, इधर से आता है कुछ ना कुछ, इधर से डिमांड दे देता है, इधर से आता कोई जरूरत बता देता है, ये सारे सांप ही तो है। और इन सबके बावजूद अगर उन्होंने चंद्रमा मस्तक पे रखते हुए, यानी कि दिमाग को ठंडा रखते हुए, अगर अपनी सोच विचार की गंगा अपने शीश से नहीं निकाली, तो वो प्लानिंग नहीं तैयार कर पाएंगे। वो जो गंगा बह रही है वो प्लानिंग है, रोज मंथन चल रहा है शिव पे बैठ के। बेटा वो प्लानिंग में से नए नए गुण निकाल के वो अपने परिवार को टैकल करने में सक्षम होता है। लेकिन जब कुछ ज्यादा ही बुरा हो जाए ना, हम्म तो फिर भोलेनाथ कहते हैं बेटा मैंने भी बहुतों की मदद की हुई है, मैंने भी समाज को अपना बनाया हुआ है, अब देख मैं मजा चकाता हूँ। फिर वो लेके डमरू बजाते हैं, डन 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 डन, और आ जाते हैं सारे लोग उनके जानकार कि भाई फलाने से बुलावा आया। आज तक, अभी पिछले थोड़े समय तक भी नगाड़ों के साथ ही बुलाते थे। आज भी जहां आदिवासी लोग हैं वो नगाड़े बजा के जी ही एक दूसरे की सूचना जी देते हैं। ठीक जी। है, तो वो डमरू बजाते थे और त्रिशूल रखते थे कि बेटा तू गलत काम करके देख, मेरे मोहल्ले मेरे घर की तरफ झांक के देख, तेरे को तो मैं देखूंगा। और नंदी
ऐसा बड़ा इंसान जो सबके लिए इतना कुछ सोचता हो, उसको एक सेवक जरूर चाहिए होता है जो उसका किसी भी तरह का बोझ भरने के लिए तैयार है। तो ये है भोलेनाथ। बहुत एक ही इंसान को, हाँ, एक इंसान को जो घर का बड़ा है उसे भोलेनाथ ही होना चाहिए। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है आपने विशेष जी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं सुना है, बिल्कुल नहीं। मेरी रुचि है, मैं थोड़ा, हम्म। मेरा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन ऐसा वर्णन, ऐसा कंपैरिजन आज तक कभी नहीं एक्चुअली सुना। बेटा, यहीं से गलत काम शुरू हुए। यहीं से भगवान के पीछे लगा करके जवानी के अंदर ही आदमी के कर्म को खराब कर दिया गया। जो वक्त उसका अपने नाम कमाने का था, काम जी। करके अपने आप को साबित करने का था, लोगों को भगवान के पीछे लगा करके बहुत से लोग अपना हित साध गए और बहुत बड़े बड़े मंदिर और बहुत बड़े बड़े आश्रम बन गए। लेकिन उन गुरुओं को ये स्वयं बताना चाहिए था कि बेटा, तुम परमात्मा को सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट पूज के भी अपने परमात्मा को अपने अंदर रख सकते हो। ये तुम्हारा कर्म का समय है। जी। जी। और जी। कर्म करके तुम अपने आप को, अपने परिवार को पालो, अपने किसी के काबिल बनो कि किसी की मदद कर सको। जब ये करते हुए तुम्हारा शरीर कम होने लगेगा और तुम जिम्मेवारियों को जब पूरा कर जाओगे, हम्म। उस वक्त परमात्मा की शरण में आना। और जो अपने जीवन के अंदर इतना सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, वो दुखियों की सेवा में लगाना, वो भटके हुओं की सेवा में लगाना। परमात्मा तो तुम्हें मिल ही गया। हम्म। 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 सही वे ये था निकला। रशीश जी, आप लाल किताब के एक्सपर्ट हैं, और लाल किताब बहुत ही मिस्टीरियस है। लोग नहीं जानते हैं लाल किताब के बारे में। मैं भी आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन सुना बहुत है। और क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप प्लीज लाल किताब के बारे में बताइए, होती क्या है लाल किताब? आज से अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं, 125 साल पहले, तो डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे। जी। वो वैद्य भी ऐसे ही थे बेटा, कि कोई तो बहुत एक्सपर्ट और कोई सिर्फ वो जमाल घोटा दे करके आदमी का पेट साफ करके उसे ठीक कर देता था। तो हम्म। उस वक्त में भी यही काम चल रहा था। बीच में डॉक्टर आए, डॉक्टर आए, लेकिन उनकी डॉक्टरी, उनकी साइंस उतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा पहले से आयुर्वेद विज्ञान हो चुका था हजारों सालों से। तो उनकी एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं बनी, करते कराते 1950 के पार इनकी एक्सेप्टेंस बननी शुरू हुई। लेकिन अब फिर यहां पे आए। वहां आज से अगर हम 30 साल पीछे भी चले जाएं, तो तब भी क्या होता था, किसी को भी अगर कोई बीमारी है ना, तो एक इंजेक्शन हुआ करता था, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। एक इंजेक्शन हुआ करता था, हर डॉक्टर वही इंजेक्शन लगा दिया करता था हर बीमारी के लिए। अच्छा। लेकिन इस 30 साल में इतना चेंज आया कि अब हर बीमारी का एक्सपर्ट अलग है, डॉक्टर अलग है, और मेडिसिन भी सबकी अलग अलग जी। है ना। जी। इसी प्रकार से किसी समय के अंदर ज्योतिष रहा। हम्म। उसकी गड्ढा इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि सैकड़ों हजारों में से कोई एक ही आदमी पूरी तरह से उसकी गणनाएं कर पाता था। लेकिन एस्ट्रोलॉजर थे। हम्म। अब वो थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग, हर आदमी इतने बड़े दिमाग का नहीं होता कि इतने बड़े ज्ञान को अपने अंदर लेके जा सके। तो करते करते हुआ क्या, पीछे जब हमारे अंग्रेजों ने जब यहाँ पर कब्जा किया और जर्मनी लोग यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर हमारे जितने भी ग्रंथ थे उनको लूटा। और वो जब लेकर के गए, रास्ते में इनकी लड़ाई हुई, तो बीच में अंग्रेजों के साथ में तो कई जल गए, कई वो साथ ले गए, फिर कमी हुई। लेकिन इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी विद्या हमारे लिए बच गई। वो हिमाचल के अंदर खास तौर पे पढ़े जाने वाली विद्या थी, और जिसमें कि कश्मीर तक का टच आता था और उधर अफगानिस्तान तक जाता था। समझ गए? उसे बोलते लाल किताब। अच्छा। ये लाल किताब 100% इंसान की नेचर, उसके रिश्ते, उसकी वर्किंग स्टाइल, उसके साथ में पैदा होने वाली सुख और दुख, ये सारी चीज को 2 मिनट में एनालाइज करती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ लाल किताब पैदा कहां से हुई।
कैसे हुई। जी। एक अंग्रेज थे और शिमला में उन दिनों के अंदर वो बैठे हुए थे, तो बाहर आके बैठे, दर्द से करारे, बुरा हाल उनका। तो उनका माली आया पास में, कहता साहब क्या हुआ? कहते यार मेरे दांत में बहुत दर्द है और मैं दुखी हो गया हूँ, पिछले 10 दिन से मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कहता अच्छा। कहता फिर तो आपके घर में किसी ने बिजनेस भी नहीं किया होगा। कहता हाँ किसी ने नहीं किया। कहता नौकरी पे सब रहे? कहते हाँ नौकरी पे रहे। कहता फिर तो इन दिनों में आपकी बहन भी बहुत दुखी होगी। वो कहता हाँ मेरी बहन का अभी अभी डिवोर्स हुआ है, वो अपने पति को छोड़ के कहता आ गई है, कहता अलग काम कर रही है। कहता हाँ ठीक है। कहता फिर आपके घर में किसी ना किसी को सांस की तकलीफ भी रही होगी, या कफ या चेस्ट कंजेशन की या इस तरह की प्रॉब्लम रही होगी। कहता 100% तो सही कह रहा है। कहता मेरे खानदान में ये मेजर प्रॉब्लम है। कहता तूने इतनी बातें कहां से बताई? कहता तू क्या कोई भगवान को जानता है? कहता नहीं। कहता मैं लाल किताब का जानकार हूं। लाल किताब के अंदर एक ही ग्रह की प्रॉब्लम को पकड़ के सामने वाले के बारे में ज्यादातर प्रेडिक्ट कर दिया जाता है। समझ गए? जैसे किसी का केतु अगर बलि आ गया, हम लोग उसे कहते हैं घर में जब तू घुसेगा तेरे सामने 3 दरवाजे होंगे तेरे घर में। हम कहता हाँ। अब तू घर में जाकर के जब पीछे की तरफ जाएगा तो पीछे का हिस्सा नीचे होगा, आगे वाला ऊंचा होगा। कहता ऐसे ही है। वो कहता तुम भाई भाई के अंदर नहीं बनती होगी। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता तुम्हारे यहाँ पिताओं को पुत्रों का सुख और भाइयों को भाइयों का सुख नहीं मिलेगा। वो कहता बिल्कुल ठीक है। वो कहता है कि तू जिसका भला करेगा उसी से जूते खाएगा, क्योंकि तू कड़वा बोलेगा। वो कहता है ऐसी मेरी आदत है। तो एक चीज को पकड़ के ही लाल किताब सब कुछ बताने में सक्षम है। अब हुआ क्या इसमें कि वो जो हमारा पाश्चात्य ज्योतिष जो रहा, प्राश्य ज्योतिष रहा, इनके अंदर गणनाएं थी बहुत बड़ी बड़ी। लाल किताब ने क्या किया, सिंपल तौर पे बताया कि ये लॉजिक है, इस लॉजिक को लगाओ। एक ग्रह के साथ 2 3 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, बस इन 2 3 4 कॉम्बिनेशन को पकड़ो और सामने वाले के बारे में 100% सब कुछ बता दो। अब ये पंजाब के अंदर बहुत मशहूर हो गए। मेरे गुरु ML सूद साहब, जसवंत राय जी, जिया लाल जी, किशन चाचा जी, मैं प्रवीण जी जाई, ये सब लोग लाल किताब वाले थे। और रूपचंद जोशी जी, समझे, और जसवंत राय जी का हमारे साथ रिश्ता था। और रूपचंद जोशी जी वो बिल्कुल पड़ोसी थे, आपस में ही सारा कुछ किया करते थे। तो वहां से वो अंग्रेज इतना प्रभावित हुआ, उन्होंने रूपचंद जोशी जी की ड्यूटी लगाई कि भाई मेरे को ये ट्रांसलेट करके दो। उन्होंने पहले इसे इंग्लिश में फिर हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट किया। लेकिन अब यहां आके देखो क्या हुआ निकिता, यहां आके एक बहुत बड़ी चीज हो गई। यहां क्या हुआ, अब वो पंजाबी जानते थे, फारसी जानते थे, हिमाचल में रहे हिमाचली भी जानते थे, ठीक है। तो जब ट्रांसलेट किया तो हमारे पंजाब के लोग, मेरे पिताजी भी खुद भी, वो भी फारसी लिखा करते थे, ठीक है। और पहले जमाने के अंदर 5वीं 6वीं तक ये पढ़नी अनिवार्य थी, जरूरी थी। आजादी के बाद तक चला ये, तो वो जानते थे। अब पंजाबी और फारसी के शब्द आपस में मिक्स, उसके अंदर उन्होंने कर दी ट्रांसलेशन। तो जो नई पीढ़ी पैदा हुई, अब वो पंजाबी जानती थी, फारसी नहीं जानती थी। और अगर अंबाला के आगे की बेल्ट पार कर जाए तो यहां तो कोई ना पंजाबी जानता ना फारसी जानता, ना हिमाचली के खास शब्द इस्तेमाल करने जानता। और लाल किताब हुई थी उसमें ट्रांसलेट, तो इसलिए लोगों को समझ ही नहीं आई, इसको मिस्ट्री बना दिया। वो वाला हाल हो गया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और जबकि ये इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी साइंस है कि अगर इसे डीपली आदमी पढ़ता रहे ना, तो रजे जितना जल्दी इसका मास्टर बन सकता है और किसी ज्योतिष विद्या का मास्टर नहीं बन सकता, समझ गए। और ये 100% साइंस है। और यही कारण है निकिता कि मैं एक दिन में 60 अपॉइंटमेंट करता हूं और टाइमली फ्री होके, हाँ, और मैं फ्री होके टाइमली घर पे भी चला जाता हूँ। आप कैसे कर लेते हैं 60 अपॉइंटमेंट्स एक दिन में? ये तो मेरे उन क्लाइंटों से पूछो जिनकी बारी बेचारों की 3 घंटे बाद आती है, 4 घंटे बाद आती है।
है वशिष्ठ ना? जी, एक बार मैं जो हमारे दर्शक बने हुए हैं, मैं काफी कमेंट्स आ रहे हैं, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सबके लिए ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरे पर्पस, इस लाइव डिस्कशन का पर्पस ये है कि वशिष्ठ जी ने जितने दशक बिताए हैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, इनकी जितनी रिसर्च है, जितनी इनकी विद्या है, जितनी इनकी नॉलेज है, वो मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। मैंने भी खुद वशिष्ठ जी के इतने सारे वीडियोस देखे हैं जहां उन्होंने हर नक्षत्र पे बात की है, हर प्लैनेट पे बात की है। तो इस लाइव डिस्कशन का मेरा इंटेंशनली मोटिव ये है कि उनसे ज्ञान की बातें मैं करूं। जो कोई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे पता नहीं आप कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सब अपना डेट ऑफ बर्थ बोल रहे, तो मैंने एक बार मैंने सोचा कि मैं सबको बता दूं। थोड़े जाने क्वेश्चन से जरूर हाँ, पूछेंगे, नहीं जाने जरूर से पहले पूछेंगे मेरे से एक सवाल जरूर करना जी। कि जितने आपके ये दर्शक आज की डेट में देख रहे हैं उन सबको जी, मैं क्या गिफ्ट देने वाला हूं, मेरे को ये पूछ लेना। मैं बिल्कुल आपसे पूछूंगी, क्योंकि इसी के लिए सब सब नजरें टेके हुए हैं यहाँ कि मेरे लिए क्या बताएंगे वो मुझसे। बिल्कुल। आप तो आप अग्री करेंगे ना कि सबको शॉर्टकट चाहिए, मतलब मैं कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इसमें मैं अपने लिए क्या अप्लाई कर सकता हूँ, वो शॉर्टकट वाला नजरिया सबका है, ठीक है, कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो मैं आपसे एक दो, एक्चुअली काफी क्वेश्चंस आए हैं एक दो ग्रह पर, मैं वो आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि जेम स्टोन्स और मंत्र या पूजा साधना, इन दोनों का तालमेल है नहीं है जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं? आपकी क्या राय है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? जेमस्टोन्स बहुत ही अच्छी विद्या है, जी। लेकिन तुला राशि में अगर शनिदेव बैठे हों तो जेमस्टोन पहना दिया जाए, ये कोई लॉजिक नहीं है। या वो मेष राशि में नीच के होके बैठे हैं तब शनि का नग पहना दिया जाए, ये कोई लॉजिक नहीं है। खराब से खराब घर के अंदर ग्रह बैठ करके जी। और खराब से खराब राशि के अंदर बैठ करके वो हो सकता है आपको लाइफ का सबसे अच्छा फल दे रहा हो, समझ गए? जी। उसका अगर जेमस्टोन पहन लिया ना किसी मास्टर के बोलने से, तो बेटा जिंदगी बन जाएगी। कारण ये है, जो जेमस्टोन्स का काम क्या है, वो सूरज की किरणों में से अपने वाली किरणों को एब्जॉर्व करता है। अगर मैं माणिक्य पहनूंगा तो सूर्य की जो रेड वाली किरण है, समझ, मैरून वाली, वो उसको एब्जॉर्व करके उसको हमारे नसों में छोड़ेगा और उस पार्ट को ज्यादा बढ़ाता रहेगा। नीलम पहनूंगा तो वो ब्लू वाली किरण को एब्जॉर्ब करेगा और हमारे अंदर छोड़ेगा। लेकिन कौन सी एनर्जी को आपको बढ़ाने की जरूरत है और कौन सा काम करते हो और कहां किस तरफ आपका दिमाग चलाने की जरूरत है, ये तो पहले मास्टर ही तय करेगा ना, आपको खुद नहीं पता। एक ये बिल्कुल हिस्सा। सही। तो जेम है अच्छे, लेकिन सब तुक्के में पहना रहे हैं, किसी को सही तरीका नहीं पता। और यहां तक कि टेली शॉपिंग बनती है और वो कहते हैं अच्छा आपका नाम सुमन है, आपका नाम निकिता है, आपका नाम गगन है, आपका नाम कशिश है, इसके हिसाब से ये नग पहन लो। ये तो सबसे बुरा तरीका है। मतलब तो जनरल ये रेमेडीज कोई नहीं होती हैं, जनरली ना, आप कोई भी रेमेडी नहीं उसको बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते? बेटा। पेट दर्द तो बहुतों का होता है, क्या सबके लिए एक गोली होती है? सबके रीजन अलग होते हैं, जी। जी। और सबके रीजन अगर अलग होते हैं तो सबकी मेडिसिन भी अलग होगी, जी। समझ गए ये चीज? इसी जी। तरह से जेम्स भी बहुत बड़ी डॉक्टरेट के बाद ही कोई अप्लाई करवा सकता है, वैसे नहीं करवा सकता। एक ये पूजा पाठ, तुम्हें शायद पता नहीं कि पूजा पाठ कितनी बड़ी विद्या है, लेकिन इसके मास्टर नहीं है। आज भी मेरे पास एक ग्रंथ है और मैंने उसे बहुत महंगे में खरीदा, बहुत ही महंगे में, मैं यहां बोलना भी नहीं चाहता, जी। लेकिन वो तमिल संस्कृत में रहा, श्री दत्तात्रेय जी के टाइम का वो ग्रंथ। तो जब उसको ट्रांसलेट करवाने की बात आई तो मैंने भारत देश के अंदर एक साल घूम के देखा, अपनी टीमों को भेजा, कोई उसको ट्रांसलेट करने वाला भी नहीं मिला। और जो मिला तो वो इतना लालची मिला कि वो एक महीने में 2 पेज ट्रांसलेट करते थे, काम नहीं होता था। फिर मेरे को मलेशिया के अंदर जाकर के 2 बंदे मिले, वो तमिल थे और बुजुर्ग थे, रिटायर्ड थे। उन्होंने बिना कोई मेरे से पैसा लिया उनको ट्रांसलेट करके दे दिया। अब वो इतना बड़ा ग्रंथ है
कि अगर मैं उसे खोलूं भी ना तो अब उनको कम से कम मेरे 5 7 10 साल चाहिए। लेकिन आज मैं जिस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं निकिता, वो मेरा फाइनल होने पे है और थोड़ी देर, तब तक मैं कुछ भी नया नहीं कर सकता। जी समझ गए? और जी इसीलिए बहुत जल्दी मैं तुम्हें एक पूजा पाठ का भी अलग ही रूप दिखाऊंगा। पूजा पाठ में क्या है, ये जो मंत्र है, ये मंत्र एक बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न करते हैं। समझे? वो जो आप देखते थे ना कि रावण बैठा समाधि पे और वो बैठ के मंत्र बोल के उसने ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया और उनसे वरदान ले लिया। बेटा ये उस वक्त में समझाने का तरीका था। एक्चुअली में उन्होंने वो तप करके वो मंत्र बोल के अपने अंदर वो शक्ति डेवलप कर ली। जी अपने अंदर शक्ति वो डेवलप कर ली, जिसकी वजह से वो सुपर बन गया एक जनरल। राम भगवान ने भी ऐसे किया। समझ गए? लेकिन भोले लोग क्या समझते हैं कि हम भी आंखें बंद करके जोत जला करके मंत्र बोलेंगे तो स्वयं भगवान प्रकट होकर आपकी झोली भर जाएंगे। ये गलत है। देखा? समझ गए? ये जब कोई बहुत बीमार हो, जब कोई बुद्धि से बिल्कुल ही खराब हो, जब कुछ आपका काम सिद्ध होता ही ना हो, समझ गए, जब कोई चीज आपको बहुत दुखी कर रही हो, आपकी अपनी मानसिकता ही आपकी दुश्मन बन गई हो, बेटा तब सही मायने में अगर सही तरीके का पूजा पाठ करके अगर उस चीज को निकाल दिया ना, बुराई को, और अच्छाई वाले हिस्से को आपके पास में ले आए, तो बेटा ये एक बहुत ही सफल ट्रीटमेंट बनता है पूजा पाठ से, जो कि मेरे यहाँ रोज होता है। और मेरे पास जो क्लाइंट आ चुके हैं आज तक, बेटा मैं अगर मान लो आज घर पे बैठ के काम कर रहा हूं तो मेरे वहां इस तरह की कोई ना कोई पूजा चल रही है। और मेरे पुराने क्लाइंट ही करवाते हैं, वो ही दूसरों को बताते हैं कि नहीं हमने ये करवाया था, ये बदलाव आया, तू अगर तेरे लिए ये निकला है तो तू करवा के दिख। तो ये निकता है, लेकिन शर्त एक है कि रियलिटी में कौन करके तुम्हें सामने दिखाता है कि वाकई में तुम्हारी प्रॉब्लम को निकाल के दूर फेंकते, ऐसा गुरु कौन है। तो ये भी, ये इतनी बड़ी बड़ी डॉक्टरेट है निकिता, एक जीवन काल के अंदर हर चीज का डॉक्टर बन जाना असंभव है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने सिर्फ 2 ही जगह काम किया। एक मैंने काम किया एस्ट्रोलॉजी पे, लाल किताब पे, उसमें भी मैंने बाकी नहीं किया। लाल किताब पे काम किया, उसके बाद दूसरा मैंने ये उपायों के रूप में पूजा पाठ के ऊपर काम किया, मेरे अपने बनाए हुए हैं, जो कहीं लिखे नहीं हुए। और वो कितने कामयाब हैं, तुम जितने कहो मैं तुम्हें उतने कांटेक्ट दे सकता हूं, हजारों में, लाखों में, कि जिनसे तुम बात करके ये भी पता कर सकती थे हो कि कौन सी पूजा कब करवाई थी और उसका असर क्या आया। ये तुम्हें मैं लाखों नंबर दे सकता हूँ। समझ तो गई ये मैं आपकी बात। हाँ, समझ ये गई। हमारे पास अभी 15 मिनट है, तो मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी जो थोड़े स्पेसिफिक हैं और ये काफी लोगों ने पूछा है। एक तो मंगल देव और मैरिज, इस पर आप बताएं, और शनि दशा या शनि दोष को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, कि ये बहुत लोगों ने खास इन दोनों के बारे में बहुत क्वेश्चन भेजे, तो मैंने सोचा मैं पूछ ही लूं आपसे। मंगल जी, मंगल की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो वो मैरिड लाइफ में दोष लगाता ही नहीं। अच्छा। समझिए, मंगल जब खराब होके शनि बन जाता है, मंगल जब खराब होके शनि बन जाता है, तब मैरिड लाइफ का दोष लगता है। तो इसलिए शायद दोनों क्वेश्चन साथ में आए। जी। अब मंगल, मंगल किसी के भी कुंडली के अंदर कहीं पर भी बैठ के वो उसी घर में किसी का शुभ और किसी का अशुभ हो सकता है। जब वो शुभ होता है तो वो इंसान बहुत धैर्य वाला होता है, सामने वाले को माफ करने वाला होता है, दोस्त अच्छे बनाने वाला होता है, अपने ही घर वालों के बारे में पॉजिटिव सोच के उनके लिए मेहनत करके उन्हीं को खुश करने वाला होता है। जैसे घर के अंदर एक बहुत अच्छी बहू आ जाए, वो सबका ही ख्याल रखे, वो सबकी दी हुई तकलीफ तो झेले लेकिन सबका ख्याल रखे। एक घर का मर्द जो हर भाई बहन, माँ बाप, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखे, उनको मदद भी करे, समझ गए, फिर उनके द्वारा दी हुई तकलीफ को भी माफ करे, बेटा ये होते हैं मंगल अच्छे।
और इस अच्छे मंगल को अगर बना के रखना है अपनी लाइफ में, तो बेटा सबसे पहले आपको जरूरत है, आपकी जन्म कुंडली कैसी भी हो, आपकी जन्म कुंडली के अंदर कैसा भी मंगल बैठा हो, खराब बैठा हो, आप सिर्फ एक आदत डेवलप कर लीजिए, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और वो आदत क्या है कि सबसे पहले अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बच्चे जो घर में है ना, उनको डांटना बंद कर दो। जो सीरियसली डांटती हो वो डांटना बंद कर दो। और वो जो एक चालाकी वाला थॉट दिमाग में आता ना, अच्छा ये मेरे बारे में ये सोच रहा होगा इसलिए इसने ये बोला है ना, ये हर मंगल खराब वाले के दिमाग में ये थॉट आता है। अच्छा। तो जैसे ही इस थॉट के ऊपर आपने विजय पाई, पहले तो आप सुखी हो गए क्योंकि आपने सब सामने वाले के बारे में नेगेटिव सोचना ही नहीं। फिर पॉजिटिव हो गए, जब डांटना बंद कर दिया तो सबके साथ प्यार भी बढ़ने लगा। रोज की छोटी मोटी हल्की फुल्की लड़ाई करके सारे काम होते रहे, सब लोग मिलके चलते रहे, तो बेटा घर के अंदर मंगल हो गया ना। बिल्कुल, इसे बोलते हैं मंगल। और ऐसी अवस्था के अंदर अगर आप थोड़े से भगवान को मानने वाले, थोड़े से भगवान ये मानने वाले होंगे कि भगवान आपको देख रहा है किसी भी गलती पे और किसी भी अच्छे कर्म पे, भाई इतना था थॉट अपने अंदर लाते हुए बस थोड़ी सी धूप बत्ती जलाई, प्रणाम किया, बात खत्म, तो परमात्मा आपके साथ चलने लगा, तो आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। तो ये है मंगल को अच्छा रखने की विद्या। लेकिन जब मंगल खराब होकर शनि बन जाता तो क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। एक बेटा जिसकी उम्र अभी 17, 18, 19 साल की हुई, वो सोचने लगता है मेरा बाप बेवकूफ है, मेरे बाप को कुछ नहीं पता, मेरी मां तो बेकार में बोलती है, उसको तो दुनियादारी का पता ही नहीं है। और जबकि वो अपनी सोच के हिसाब से कहीं तक भी सही रास्ते पे नहीं जा रहा होता, तो वो अभी कामयाब भी नहीं, बाप माँ के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हीं के अंदर कमियां निकाल रहा है। और उसके बाद में ज्यादा सोचने की आदत पड़ गई, खाम खाई के असूल बना लिया, और एक दिन अपने बाप को ही बोलने लगा, पापा ये तो मेरा असूल है, मैं ऐसे काम नहीं करता, आप किसी और से करवा लो। समझ गए। अब ये जब बोलने लगा तो क्या हुआ, वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, माँ बाप बीच में रोकते हैं, उसमें घर में क्लेश भी होता है, लेकिन वो करता चला जाता है। करते 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 जब उसकी उम्र 30, 35, 40 साल की हो जाती है, उसे पता चलता है कि सोचिए ये कमियां तो मैंने सब में निकाल दी, सबका मैं बाप बन गया, सबको मैंने ज्ञान सिखा दिया, लेकिन सही मायने में मेरी लाइफ तो फेलियर रही। जैसे ये फेलियरपन का डर अपने अंदर जाने लगता है, उस वक्त में बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं ना, उसी के अनुसार हमारा डीएनए तैयार होकर के हमारी बैकबोन में जाता है। और वो जो खराब सोच से उत्पन्न हुआ जो डीएनए हमारी बैकबोन में जाता है बेटा, वो बीमारियां फैलाने का काम करता है। सबसे पहले कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की तकलीफें आने लगती हैं। अच्छा। शनि खराब की ये खास पहचान है, या तो कमर, पांव, पेशाब वाली जगह, या आपकी आंखों पे नजर का कमजोर होते चले जाना, या कान से कम सुनाई देना। समझे, इन चीजों में डुबोता चला जाना। अब वो सामने वालों से मीठा बोलने की कोशिश करता है, लेकिन पुरानी आदत इतनी पड़ी हुई है, कभी ना कभी वो फिर निकल के सामने आ जाती है। तो उसके कारण कभी वो अपने काम में कामयाब होता है, कभी फेल होता है, कभी कामयाब होता है, कभी फेल होता है। शनि यही तो खराबियां देता है कि घर के अंदर आपकी बनती नहीं, बाहर आप पूरी तरह से कामयाब नहीं होते, और धीरे धीरे करके शरीर भी खराब होने लगा, और उसके बावजूद आपसे बड़ा मास्टर कोई नहीं। समझे, ये शनि खराब। अब ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को उपायों की बेइंतहा जरूरत है, बेइंतहा। और जब ये शनि खराब हो और इंसान धैर्य से सोच के देखे मेरी इन बातों को, अगर उसे लगे कि मेरे अंदर ये कमी है, तो करना क्या है, करना क्या है। मैं इसका एक ऐसा उपाय बताता हूं कि बड़ा मामूली सा, बिना खर्चों के, लेकिन जिंदगी संवार के रख देगा जी। और वो उपाय क्या है, 43 दिन लगातार सूर्य उदय से पहले, यानी कि सुबह आप 3:30 बजे उठ जाओ, 4 बजे नहा लो, 4 बजे तक नहा के एक जल का लोटा लो, और जाके कीकर का पेड़ देखो, कोई बड़ा सा, कितना बड़ा, जो कम से कम ये जहां तक मेरे हाथ जा रहे हैं, समझे,
इतना मोटा तो कम से कम, अगर इससे मोटा ढूंढ लो तो बहुत ही उत्तम। पर इतना सा और इतना सा लोगे तो वो कोई असर नहीं देगा, क्योंकि पहले जहां से आप एनर्जी लेने जा रहे हो उसमें भी तो हाँ ताकत जी देने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है। जी। तो बड़ा सा कीकर लेके सुबह सुबह उसके तने के ऊपर जाके जल चढ़ाओ, और उसके तने के ऊपर ही माथा लगा के सिर्फ 1 मिनट इतना ही बोलना है, शनिदेव कृपा करें, मेरी दुर्बुद्धि को हरे, मेरे रोगों को, मेरे कष्टों को हरे, मेरे को सद्बुद्धि दे, बस इतना ही बोल दो और करके वापस घर पे आ जाओ। ये 43 दिन कर लो बेटा। इस 43 दिन के अंदर सोच बदल जाएगी, कर्म का तरीका बदल जाएगा, लोगों को माफ करना आ जाएगा। जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो बेटा पॉजिटिव थॉट की वजह से आपके शरीर के अंदर जो पहले बीमारियां पनप रही थी वो अपने आप भागनी शुरू हो जाएगी। समझ गए? क्योंकि बीमारियां जितनी हैं हमारे दिमाग से ही शुरू होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छापन जितना है वो हमारे दिमाग से ही शुरू होता है। जो लोग अमीर है वो कितनी लॉन्ग लाइफ भी गुजारते हैं जी। बहुत लंबी लंबी उम्र गुजारते हैं। इवन थोड़ा सा जैसे ही पॉजिटिव हुए जो लोग, आप देखो, एक जिनके अंदर, बड़े लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं है, जी उनको बुढ़ापे में जाके बुढ़ापे की बीमारी होगी तो बात अलग है। वो अलग है। लेकिन जो सेलिब्रिटी बनने के बावजूद गुस्सा अपनी नाक पे रखते हैं और माहौल में कमियां निकालती हैं, उनको कैंसर तक भी होते हैं। तो यहां से पता चलता है कि हमारा स्वभाव ही सब कुछ है। ये ग्रह, हमारा समाज, हमारे स्वभाव, हमारी वर्किंग, हम ये पैदा करते हैं और इन्हीं से सब कुछ फिर बाद में चलता है, रिश्ते भी, दुनियादारी भी, कमाई भी, ये सब कुछ। तो अच्छा यही रहेगा कि अपने अंदर माफ करने की प्रवृत्ति लाओ, थोड़े से अच्छे बनो, दूसरे के लिए त्याग करना सीखो, परमात्मा को मानने की शुरुआत करो। क्योंकि परमात्मा को इसलिए मानना जरूरी है क्योंकि परमात्मा को नहीं मानोगे तो सामने वाले को कुछ नहीं समझोगे, सामने वाले को कुछ समझना शुरू करो। ठीक है। इतना सा करते ही अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने लगते हैं और आदमी कामयाब हो जाता है। ये रहा मंगल और ये रहा शनि, इतना आसान है इनको ठीक करना। इतनी सरल भाषा में आपने समझाया, बहुत ही ब्यूटीफुल। वशीर जी, हमारे पास 8 मिनट है और तब ये बंद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अभी पूछना चाहती हूँ कि जिस गिफ्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, जो दर्शक बने हुए हैं हमारे साथ, उनके लिए आपको क्या भेंट है? अब इस पे 5 मिनट मेरे, ठीक है? जी बिल्कुल। मैं बचपन से ही बहुत ही दुखी अवस्था में सोचता रहा कि जब भी कोई क्लाइंट आता है, अगर वो सही ज्योतिषी के पास पहुंच गया तो उसका कुछ बनता भी है। लेकिन मैंने अपने जीवन काल के अंदर ही देखा बेटा कि ज्यादातर वो लोग ज्योतिषी बने जिनको कोई काम नहीं मिलता था। उन्होंने फिर वो मेहनत भी नहीं करी। वो मेहनत नहीं करी तो वो जो आए हुए हैं उनके लिए वो कुछ कर भी नहीं पाए। अब वो करते करते पुराने तो हो गए लेकिन ज्योतिष नहीं आता। अब उनकी इन सारी करनियों को देख के मैं बहुत दुखी रहा हूं। सच बात ये है। यही कारण है कि मैंने 2008 से मैंने लाल किताब की जन्म कुंडली बना के देनी शुरू करी। मेरे दुख के, उस दुख के भाव की ये पहली शुरुआत थी। पर उसके बाद मैंने वक्त के साथ में बहुत बड़ा किया, मेरी रिसर्चें बड़ी हुई, सब कुछ हुई। आज की डेट में बेटा IIM के बच्चे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेजॉन के लिए काम करते हैं, फ्लिपकार्ट के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, बेटा वो लोग मेरा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर कोई इंसान आज की डेट में ऐसा नहीं जो 45-50 हजार असूल को याद रख के एक कुंडली देख सके। ये सिर्फ वही कर सकता है जो आदमी ने दिन रात इसमें लगाया हो, उसको एक योग देखते ये समझ आ जाए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसे मैं फलाने पेज पे जाके देखूं, तो वो तो कर लेता है, लेकिन और कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये ज्ञान बहुत बड़ा है। तो मैंने इसको ऐसा कर दिया बेटा कि ज्यादा से ज्यादा 15 सितंबर मैं एक ऐप लेके आ रहा हूं जिसका नाम होगा एस्ट्रो साइंस। और उसकी खासियत क्या होगी, आज की डेट में भी आप सारी ऐपें देखते हैं, सबके अंदर कुंडलियां बनी आती है, प्रेडिक्शनें आती हैं। मैं सिर्फ निकिता इन सबको यही यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो आप जानते हो, जो आप देख चुके हो, उनमें से कुछ भी नहीं वो मिलने वाला, क्योंकि उसमें इतना कुछ मिलेगा। और वो बातें मिलेंगी जो रोज आप परमात्मा को हाथ जोड़ के मांगते हो ना, पूछते हो
जो रास्ता पूछते हो, ये कमी क्यों आई उसके बारे में पूछते हो, ये दुख दूर कैसे होगा पूछते हो, बेटा उसमें वो होगा। अगर इसमें इतने बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हैं तो नेचुरली बात है मेरा करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। और इसके अंदर मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि अगर मैं बड़ी बड़ी इन्वेस्टरों की बात करूं ना, तो वो आज की डेट में मेरी मिन्नत कर रहे हैं कि प्लीज एक बार हमें दिखाओ, लेकिन अब वो बनेगा तो दिखाऊंगा। और जो मैंने उनको दिखाया, जिस तरह से मैं बना रहा हूं, सैकड़ों करोड़ रुपया लेके लोग तैयार बैठे हुए हैं कि हमें इसमें हिस्सेदारी दे। अगर वो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने उसके बारे में कुछ देखा है, जाना है, परखा है, तभी तो वो तैयार है। लेकिन रजी मैं ऐसा कुछ नहीं, मेरा एक ही सपना था कि हर दुखी तक मैं पहुंचूं, उसका दुख दूर हो। तो बेटा वो ऐप के जरिए मैं करने लगा हूं। अब हर कोई अपनी जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम डाल के अपनी जन्म से लेके जब तक उसको परमात्मा ने जीवन दिया वहां तक का सब कुछ फ्री में पड़ेगा, सब कुछ फ्री में पड़ेगा। क्योंकि सारी दुनिया को यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। जब वो अपना ही पढ़ के उसको लगेगा कि वाकई में मेरा सब कुछ लिखा हुआ, मेरी एक एक डेटे तक ठीक है, तो बेटा वो मेरे को मान ही जाएगा। और ये भी मान जाएगा कि असली ज्योतिष धरती पे है। क्योंकि आज की डेट में तो ये सबको समझाना ही मुश्किल है कि असली ज्योतिष धरती पे है। तो इससे सारी दुनिया मानने लगेगी। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए बेटा, मैं 200-300 रुपए में उपाय उस पर दे दूंगा, ताकि कोई भी गरीब भी है, गरीब इंसान भी उसमें से उपाय लेके अपना जीवन ठीक करने लगे। ये मैं सबके लिए देने जा रहा हूं। और बस 15 सितंबर का इंतजार करो। आप, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपका जीवन साथी, आपके रिश्तेदार, किसी का जीवन छुपा हुआ नहीं रहेगा। आप अपने जीवन का एक एक दिन देख सकते हैं, एक एक दिन जी, पैदा होने से लेके आज तक का एक एक दिन देख सकते हैं। मैंने इतनी बड़ी चीज बनाई है। और अब मैंने वो काम कर दिया जिसके लिए मैं हमेशा से बोलता आया कि मैं 1000 साल जीऊंगा। अब मैंने एक ऐसी चीज बना दी है, 1000 साल तक दुनिया इसे मानने के लिए मजबूर हो गई है, इसीलिए मैं 1000 साल जिंदा रहूंगा। वशिष्ठ जी, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी सारा ज्ञान दिया है जो मैंने आज तक कहीं नहीं सुना। और ये जो आपने बात की, हम सब इंतजार कर रहे हैं 15 सितंबर का। बहुत खूब बात आपने की कि ये हर किसी तक पहुंच सकता है, और इतनी बारीकी से कि आप हर अपने जीवन के हर दिन तक क्या घटना घटने वाली है या घटी है उसके बारे में जान सकते हैं। 5 महीने तक अपने बारे में पढ़ता रहेगा तो सब कुछ जान नहीं सकता है, इतनी डिटेल में दिया मैंने। चलो, माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे, और सबको तरक्कियां दे, और सबको तंदुरुस्ती बख्शे प्रभु। खुशियां दाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वशिष्ठ जी। सुखी रहो बेटा।